अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम दानिश हुसैन है। आज से 3 माह पहले पाकिस्तान ने अपनी बाहें खोली और आज राहें खोली हैं उस बंद गली में जिसमें हम दोनों ममालिक तकरीबन 71 सालों से फंसे हुए थे, जिसमें कोई रास्ता नहीं था। आज पाकिस्तान की इस रियासत ने उस बंद गली से दीवार को गिरा दिया और एक रास्ता बनाया है। अब दूसरे की बारी है, उस लाइन के उस पार की बारी है, क्योंकि अब बॉल कोर्ट में है भारत के। देखना यह है कि अब भारत से क्या रद्द अमल आता है, लेकिन अभी तक अच्छे की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। लेकिन तवक्को ये की जाती है कि आज जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने स्पीच की है उसके बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। यकीनी तौर पर दिल अक्रॉस द बॉर्डर नरम होंगे और उसके बाद ये सोचने पर मजबूर ज़रूर होंगे कि आखिर हमने इन 71 सालों में क्या खोया है, क्या पाया है, और आने वाले जो 71 साल हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं। क्या हमने अपनी इकॉनमी को, इस खित्ते से गुर्बत को मिटाना है, इकॉनमी को बढ़ाना है, या यूं ही हमने एक दूसरे को आंखें दिखाते रहना है। बबांगे दोहल वजीर आजम साहब ने भी ये कहा है कि लड़ाई का कोई फायदा नहीं है। गलतियां हुई, दोनों तरफ से हुई, लेकिन अब आगे बढ़ना है। मिसालें दी हैं बहुत अच्छी, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की मिसाल भी आपके सामने है, और जिस तरह से जर्मनी और जापान की भी तस्करा किया। इस तमाम सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे और मारिया सुल्तान साहिबा जो कि दिफाई तज्जियाकार भी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन। मारिया सुल्तान साहिबा, पहले तो मैं ये चाहूँगा कि शॉर्टली आप ज़रा इस बारे में बताएं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की अगर आपने स्पीच सुनी हो तो उस पर आपके क्या तासुरात हैं, जिसमें कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है कि हम दोस्ती चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इस खित्तों को गुर्बत से निकालना है। दूसरा ये है कि अब चूंकि हिंदुस्तान के कोर्ट में बॉल है तो वहाँ से क्या तवक्को रखी जा सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक आप ताल्लुक खत्म नहीं करते हैं, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं होते। पाकिस्तान ने तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, उसके साथ आपने एक अमली इक़दाम भी उठाया, क्योंकि ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो वीज़ा रजीम है ये सिर्फ पाकिस्तान ने खोली है सिख यात्रियों के लिए। जो पाकिस्तानी सिख हैं जो हिंदुस्तान जाना चाहते हैं, अभी तक उनके पास ये बरात उस तरह उनके लिए नहीं खोली गई है। दूसरी जो चीज़ हमें देखनी है वो ये कि इस वक्त हिंदुस्तान की तरफ से एक लिहाज से उन्होंने सियासी मसलहत के तहत कुछ हद तक इस रास्ते को खोला है, लेकिन जो उनके पाकिस्तान के खिलाफ उनकी जो बयानबाजी है उसमें आपको कोई कमी नजर नहीं आई है। उसके साथ साथ जो हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने भी इसका कोई खास खतर का सपोर्ट देने की कोशिश नहीं की है। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा जहनी रवैया है जो हिंदुस्तान की हुकूमत को कम से कम उसको दोबारा देखना चाहिए। अच्छा, चूंकि आपने इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की बात की है तो आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि हमारे मुल्क के तमाम इदारे एक पेज पर है। हम अक्सर ये कहा जाता है कि नहीं, पॉलिटिशियन तो चाहते हैं लेकिन आर्मी नहीं चाहती दोस्ती करना। तो आज बबांगे दोल उन्होंने कहा कि चाहे जुडिशरी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे दीगर इदारे हो, सब एक पेज पर हैं और सब चाहते हैं कि यहाँ पर तिजारत हो, रास्ते खुले। देखिए, मसला तिजारत का नहीं है, मसला ये है कि किसी भी तिजारत के लिए बहुत जरूरी है कि उसके अंदर तसलसल रहे। हिंदुस्तान के साथ जो हमारी मिसाल रही है उसके साथ ताल्लुकात की, CPM की हमेशा ये रहे, चाहे वो समझौता एक्सप्रेस थी, चाहे वो कश्मीर के अंदर रास्ते खोलने की बात थी, या ये जो भी के अंदर जो है रास्ता खोलने की जो है एक कदम लिया गया। मसला हमेशा यही रहा है कि कुछ अरसे के बाद आप ये देखते हैं कि वहाँ कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो जाता है, या उसके खिलाफ जो आपको 180 डिग्री दूसरी तरफ जो है एक और कार्रवाई नजर आती है। हमें समझौता एक्सप्रेस नहीं भूलनी चाहिए, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि वो महज एक आम दहशतगर्दी का वाकया नहीं था, वो एक ऐसा वाकया था जिसमें उन्होंने खुद मुख्तलिफ प्लानिंग की और उसके बाद अपने लोगों को ना कई पाकिस्तानी शहीद हुए थे उसमें। उसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि जो है तमाम जो आपका एतमाद है लोगों का, कि जो लोग समझते हैं कि शायद हुकूमत। लेकिन हमारी सुल्तान साहब यकीनी तौर पर बिलाशुबा एतमाद की बहाली नागुज़ीर है। हमारे साथ ही रहिएगा। अब्दुल बासित साहब ने भी ज्वाइन किया है, जो कि साबिक भारतीय हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं। अब्दुल बासित साहब, शुक्रिया। आप काफ़ी गहरा तजर्बा रखते हैं क्योंकि आप भारत में रहे भी हैं, डिप्लोमेसी आपने की है। सर, ये बताएगा कि डिप्लोमेसी के अलावा क्या कोई और चारा है हिंदुस्तान के पास अब? दूसरा ये कि हमने माजी में भी ऐसी बहुत सी काविशें देखी, आज कुछ नया नहीं है कुछ ज़्यादा। हाँ, पाकिस्तान ज़्यादा आगे बढ़ा है दोस्ती की तरफ, लेकिन हमेशा हमने देखा है, रिवायत रही है, एक कदम आगे बढ़ा जाता है दोनों ममालिक, 2 कदम फिर पीछे चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होती है? ये प्रैक्टिस क्या अब ख़त्म नहीं होनी चाहिए? नहीं, होनी तो बिल्कुल चाहिए, लेकिन लगता नहीं है कि मुस्तक़बिल करीब में या जो हम देख सकते हैं फोर्सिएबल फ्यूचर में ये मुमकिन नज़र आता है। डिप्लोमेसी में 2 चीज़ें बड़ी ख़तरनाक होती हैं, एक गलत फहमी और एक खुश फहमी। इन दोनों चीज़ों से एतराज़ करना चाहिए। आज एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव पाकिस्तान ने लिया, एक कदम हमने बढ़ाया, सिखों के लिए, सिख कम्युनिटी के लिए हमने ये फैसिलिटेट की कर रहे हैं।
अगले साल से इंशाल्लाह ये कॉरिडोर काम करना शुरू कर देगा। लेकिन इससे हमें ये बात नहीं, हमें किसी ऐसी चीज़ में मुब्तला नहीं होना चाहिए कि इस चीज़ से, इस कॉरिडोर से कोई पाकिस्तान भारत के दरमियान ताल्लुकात बहुत बेहतर होने जा रहे हैं, या जो हमारे बुनियादी तनाज़ात हैं वो हल होने जा रहे हैं। असल देखिए, जिस तरह इमरान खान ने भी आज अपनी तकरीर में बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अच्छी बात की कि हमारा जो बुनियादी तनाज़ा है वो जम्मू और कश्मीर का है, और जब तक वो मसला हल नहीं होता, ये तनाज़ा हल नहीं होता, उस वक्त तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते। और ये बात चूँकि भारत इस वक्त हमसे कश्मीर के मसले पे बात नहीं करना चाहता, उसकी अपनी एक स्ट्रैटेजी है जम्मू और कश्मीर को डील करने के लिए। वहाँ जो मजालिम ढाए जा रहे हैं और जिस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश है जम्मू और कश्मीर के मसले को लेकर, और पाकिस्तान का जो दूसरा जो एक ऑब्जेक्टिव है भारत का वीज़ावी पाकिस्तान, वो ये भी है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, ख़ास तौर पे सी पैक का जो मंसूबा है उसको सबवर्ट किया जाए, जो उनका ऑफेंसिव डिफेंसिव डॉक्ट्रिन है। ये तमाम चीज़ें जो भी कराची में चाइनीज़ कॉन्सुलेट पे जो हमला हुआ है वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो ये तमाम जो इस वक्त उनकी फॉरेन पॉलिसी के अहदाफ हैं, वो इनको इस बात की इजाज़त नहीं देते कि वो पाकिस्तान से नतीजा खेज मुज़ाकरात करें। अच्छा अब्दुल बासित साहब, जिस तरह से अभी चाइनीज़ एम्बेसी की भी आपने बात की है, लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल में हम देख रहे हैं नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो काफ़ी इसमें फ़ायदा हासिल कर जाते हैं। दोनों ममालिक की बात कर लेते हैं। चलें, अब इस सूरत हाल में क्या आपको लगता नहीं है कि हमें एक ऐसा ट्रीटी साइन करना चाहिए, कम अज़ कम हमें इस हद तक तो बढ़ना चाहिए कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं हम उन्हें रोक सकें, दोनों ममालिक? नहीं देखिए, तो नॉन स्टेट एक्टर्स का जहाँ तक ताल्लुक है, कोई स्टेट तो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। नॉन स्टेट एक्टर्स अगर इन्वॉल्व हैं भी तो उसमें पाकिस्तान अपने तौर पर भरपूर कोशिश भी करता रहा है। लेकिन अगर आपकी एक पॉलिसी हो, जिस तरह ऑफेंसिव डिफेंसिव डॉक्ट्रिन, अजीत डोवल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, कि पाकिस्तान को हमने हर तरीके से डिस्टेबलाइज ही करना है, तो फिर क्या मुआहदा और उसकी तौकीर क्या? असल मसला बुनियादी तौर पे यही है भारत का कि उसने अभी तक पाकिस्तान के साथ जो मामला तय करने चाहिए वो नहीं कर रहा। और जहाँ तक कॉरिडोर का ताल्लुक है, आगे देखिए इलेक्शंस आ रहे हैं, पंजाब उनके हाथ से निकल रहा था, तो भारत के पास तो और कोई ऑप्शन था ही नहीं कि वो पाकिस्तान के इनिशिएटिव का पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता। अब ये इलेक्शन के बाद क्या होता है गॉड नोज। मुझे तो ये भी खदशात हैं कि इलेक्शन से पहले अप्रैल मई में खुदा न खास्ता कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना हो जाए। बीजेपी की और आरएसएस की हमेशा से इस किस्म की चालें चलते रहे हैं कि हिंदू वोट को कंसोलिडेट करें, और इलेक्शन के बाद क्या होता है, कौन जीतता है, वी डू नॉट नो। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बासित साहब के शायद इलेक्शन के बाद कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव तब्दीली है। मारिया सुल्तान साहिबा, अब जिस तरह से आज तमाम इदारों की बात हुई है कि पेज पर है, अब इसमें मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकता है और कर भी रहा है। पाकिस्तानी मीडिया बड़ा पॉजिटिवली, जिस तरह से हम देख रहे हैं, बड़े ऑप्टिमिस्टिक है और हम अच्छी पॉजिटिव चीज़ ला रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत की भी हम बात करें कि हाँ चलें वो सराह रहे हैं। लेकिन इंडियन मीडिया, आज मैं कुछ खबरें देख रहा था, ज़्यादातर वैसे पॉजिटिव ही हैं, खान साहब की स्पीच को भी पॉजिटिव लिया गया, लेकिन फिर भी वहां पर भी कल एक अखबार ने, मैं नाम नहीं लूंगा, इंडियन अखबार है, तो उन्होंने भी एक बात की थी। उसमें अब्दुल बासित साहब जरा आप ये बताइएगा कि उसमें उन्होंने खालिस्तान का जिक्र कर दिया है कि जो करतारपुर ब्रिज है, क्या ये खालिस्तान की जानिब ब्रिज है या पंजाब की तरफ? तो ये नेगेटिविटी फिर भी क्यों सोची जा रही, कहाँ से ढूंढ लेता है ये इंडियन मीडिया? ऑब्वियसली देखिए, तो इस इशू को भी, इस इनिशिएटिव को भी किसी न किसी हवाले से डेली उसको कंट्रोवर्शियल बनाएगी। मुझे तो इसमें कतन कोई शक नहीं है, और इसमें भी, इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी, अब जब इम्प्लीमेंटेशन का इसका मैकेनिज्म के बनाने में जब बातचीत शुरू होगी तो उसमें भी बहुत से मसाइल पैदा होंगे। अभी कोई चीज़ ऑटोमेटिक नहीं है, अभी बहुत काम होना है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, वी विल हैव टू सी कि हाउ ग्रेटली इंडियन साइड इज इंटरेस्टेड टू वर्क विद अस। अच्छा अब्दुल बासित साहब साथ ही रहेगा। मारिया सुल्तान साहब, आप बताइएगा, पाकिस्तानी मीडिया तो बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा है जिस हद तक नज़र आ रहा है, लेकिन इंडियन मीडिया को आप कहां पर देखती हैं? आज कुछ पॉजिटिव खबरें तो हैं वहां पर, लेकिन कल एक बड़ी नेगेटिव खबर भी आई, इंडिया टुडे ने शाया की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो कॉरिडोर है ये शायद खालिस्तान की तरफ है। तो क्या कहेंगे इस पर आप?
देखिए, इस वक्त हिंदुस्तान की पूरी कोशिश होगी कि जो इन्होंने बैनुल अक़वामी प्रेशर और नई प्रेशर की वजह से ये जो इस पे आमादगी दिखाई है, उसको किसी सूरत जो है वो इस्तेमाल कर सकें अंदरूनी तौर पे सिखों के ऊपर क्रैक डाउन करने में। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि इस वक्त जिस राहदारी की बात हो रही है, ये सिखों की जो है गिरफ्तार उतारने की ऊपर बातचीत हो रही है, लेकिन इस वक्त अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं है कि क्या वो पाकिस्तानी सिखों को भी इजाज़त देंगे कि वो वहाँ मुख्तलिफ ज़ियारात जो है उनको वहाँ तक पहुँच सकें, और अगर पहुँचेंगे तो क्या उसका क्या मैकेनिज्म है, जैसे बासु साहब कह रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश होगी किसी तरह एक दहशतगर्दी का वाकया या कोई किसी तरह उनके ऊपर वापस क्रैक डाउन करने के लिए उसके लिए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना सिर्फ वो कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर बड़ी हद तक उनकी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। इसलिए हमें तो ये रेफरेंडम से तो नहीं, खालिस्तान का जो रेफरेंडम होने वाला है 2020 में, क्या उससे भी रेलेवेंट कुछ है असरअंदाज होने के लिए? जी डेफिनेटली, क्योंकि देखें इस वक्त जो सूरत हाल अंदरूनी तौर पर हिंदुस्तान में पाई जाती है, एक तरफ कश्मीर की सूरत हाल है वो उनके हाथ से रियासत के हाथ से उनकी चीजें निकलती जा रही हैं, दूसरी तरफ जो उन्होंने सिखों के साथ जो अपना रवैया रखा हुआ था वो भी उनको यकीन आ रहा था कि शायद कुछ अर्से बाद शायद वो उनके लिए मुश्किल पैदा करे। तो एक तरफ उन्होंने समझौते के तहत ये बात तो मान ली है, लेकिन क्या वो समझौते के तहत सचमुच जमीनी तौर पर काम करना चाहते? नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले इंडियन नेवल चीफ ने ये बयान दिया है कि पाकिस्तान अभी भी दहशतगर्दी का मरकज़ है। इसके अलावा वो मुसलसल और मुतवातर जो है उनकी जो पॉलिसी कश्मीर में है, उनकी जो पॉलिसी पाकिस्तान के साथ है या पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जो गर्द कह रहे हैं, उसमें कोई उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई है। इसलिए हमें इसको बड़ी कॉशियसली और देखना होगा कि इसमें सिख यात्री जो है उनको महफूज रखा जाए। इसके बाद जो वहाँ पाकिस्तान जो लोग सिख आएंगे उनके उस साथ क्या सलूक करता है हिंदुस्तान, ये भी अभी देखना बाकी है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कुछ अर्से पहले जब सिद्धू साहब आए तो अगर उन्होंने अपने एक पॉलिटिकल पार्टी लीडर को वो नहीं छोड़ रहे हैं तो आम सिख की जो रिफ्लेक्शन होगी वहाँ वो किस तरह की होगी? ये तमाम चीजें अभी तक क्या वो उनको विक्टिमाइज करेंगे, क्या उनको पाकिस्तान के साथ इलाज की बात करेंगे, क्या उनके ऊपर खालिस्तान के केसेस चलाएंगे? ये तमाम चीजें जो आपको देखनी बहुत जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि माइनॉरिटीज को आपको जगह देनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, लेकिन आप ये भी चाहेंगे कि जो लोग अपनी ज़ियारत पूरी करने के लिए आ रहे हैं, चाहे उनकी जो भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, आप उनको विक्टिमाइज ना करें, उनको आप इस फैक्टर में। अच्छा, क्योंकि भारत में इलेक्शन भी मारिया साहिबा होने वाले हैं, तो क्या उस वजह से अभी चीज़ें क्लियर नहीं है? क्योंकि एक तासुर दिया जा रहा है कि हेट स्पीच जो है या नफरत अंगेज तकारीर को ज़्यादा वोट दिया जाता है भारत में, खासतौर पर जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज हैं। तो क्या एक ये एलिमेंट है, इसी वजह से अभी इस पर ज़्यादा बात नहीं हो रही, और इलेक्शन जब हो जाता है तो उसके बाद क्या हमें लगता है कि कोई चीज़ें क्लियर होंगी? देखिए, ये तो आपको बात समझने की ज़्यादा ज़रूरत है हमें, बल्कि बहैसियत कौम भी, कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो उनका कास्ट सिस्टम है वो अपनी एक पूरे एक कास्ट को ये हक ही नहीं देते कि उनको शायद जो है बाहर जो है निकलने की इजाज़त हो या वो आम हिंदुओं के साथ हाई कास्ट हिंदुओं के साथ बातचीत करें। इसी वजह से जो राइट विंग हिंदू पार्टीज हैं उन्होंने बाकी जो रिलीजियस ग्रोह हैं उनके खिलाफ एक नासिक मुहिम चलाई है, और ये पहली दफ़ा उन लोगों को या उनको कोई एक आइडेंटिटी मिली है, जिसकी वजह से आपके पास जो लिंचिंग के, रेडिकलिज्म के जो आपको तासुर हिंदुस्तान में मिलता है, राइट विंग पार्टी हर रिलीजन में होती है, लेकिन जिस तरह का तासुर आपको हिंदुस्तान में लिंचिंग की जो केसेस हैं, जो मॉब लोगों को जला रहा है, मार रहा है, वो आपको कहीं नहीं मिलती। और ये एक हजारों साल का तासुब है जो हिंदुस्तान के अंदर उनकी अपने लोगों के साथ, और जब वो दूसरों के साथ ट्रांसलेट करते हैं और उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी की बात है तो एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको नजर आ रहा है। उसके साथ साथ जो इक्तिसादी जो एक पहले ही एक कंपटीशन के एनवायरनमेंट है हिंदुस्तान के अंदर, उसके अंदर आपने बाकी ग्रोह के साथ कि ये एक बेहतर हिंदुस्तानी है, ये एक अछूत हिंदुस्तानी है, और ये वो हिंदुस्तानी है जो शायद उनके पास ये हक। तो यानी कि इसमें इसका मतलब है हमारे साहिबा के हिंदुस्तानी में भी कुछ फ़र्क है, डिस्क्रिमिनेशन रखी जाती है कि ये मुहिब वतन है या नहीं है। खैर, बहुत शुक्रिया बारी सुल्तान साहबा आपका भी, और अब्दुल बासित साहब हमें ज्वाइन किया, खुर्शीद महमूद कसूरी साहब आप वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं पाकिस्तान के, बहुत शुक्रिया कसूरी साहब आपके वक्त का। सर, आप फॉरेन पॉलिसीज़ और इन तमाम चीज़ों पर काफ़ी गहरी नज़र आपकी रहती है, बुक्स भी लिखते हैं आप, आर्टिकल्स भी लिखते हैं, ये बताइएगा कि भारत जो है वैसे एक सेकुलर मुल्क अपने आप को कहलाता है, लेकिन हमने ये देखा है कि वो राइट विंग की जो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या रिलीजियस पार्टीज़ हैं, उसकी वजह से वो अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं कर पा रहा। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों देख रहे हैं आप? मुझे आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। आप पूछ रहे हैं कि सेकुलर कहलाता है लेकिन पॉलिसीज वैसी नहीं है, यही पूछ रहे हैं ना?
जी कसूरी साहब, मैं ये कह रहा था कि सेकुलर मुल्क चूंकि भारत अपने आप को कहलाता है ना, लेकिन जो वहाँ पर दाएं बाजू की जमातें हैं या खासतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो वो बड़ी डोमिनेंट है, जिसकी वजह से उनकी खारजा पॉलिसी नहीं तब्दील हो रही, वो 71 सालों से वही है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, तो ये क्या तजाद क्यों पाया जा रहा है भारत में पॉलिटिकल पार्टीज में? जी देखिए, बात यह है कि एक एफर्ट हुई है मोदी साहब के आने के बाद कि टोटली जो भारत के अपने रूट्स हैं, उसका जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हट के नेहरू को कम्प्लीटली, जो नेहरू की लेगेसी है उसे ख़त्म कर दिया जाए, सेकुलरिज्म से दूर हुआ जाए और हिंदुत्व के करीब हुआ जाए। एक तो ये चीज़ है। पाकिस्तान खुशकिस्मती से हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं इस लिहाज से ज़्यादा मैच्योर हैं। हम जनरल ज़ियाउल हक के दौर से गुज़र चुके हैं और शायद उस किस्म का दौर अब हिंदुस्तान में आ रहा, और हमने उससे कुछ सीखा है जनरल ज़ियाउल हक के दौर से कि वैसी जो एक्सट्रीमिज़म है वो मुल्क के मफाद में नहीं होती, नहीं है। इनको ये भी समझ आ जाएगी, और जिस हिसाब से हिंदुस्तान में मुसलमानों से जुल्म किया जा रहा है, जैसे क्रिश्चियंस के साथ उनका रवैया है, जैसे दलित्स के साथ उनका रवैया है, आहिस्ता आहिस्ता भारत का काफ़ी इम्पोर्टेंट पब्लिक ओपिनियन ये अंदाज़ा लगा रहा है कि अगर यही रविश रही बीजेपी और मोदी साहब की, जो जिस भारत को दुनिया जानती थी वो नहीं रहेगा, बदल जाएगा। तो उनकी एक एफर्ट यह है कि वो ये समझते हैं कि पोलराइजेशन के ज़रिए वो कामयाबी हासिल करेंगे इलेक्शन में। पोलराइजेशन के जो सिक्का है उसके दो रुख हैं, एक हिंदू मुसलमान, एक पाकिस्तान इंडिया, दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं, और वो ये समझते हैं कि जितना वो इसको इस्तेमाल करेंगे इतना उनको फ़ायदा होगा। चाहे लॉन्ग टर्म भारत को जो नुकसानात होंगे वो एक दूसरी बात है। और पाकिस्तान जो है, और आप देखें हमारा जो मीडिया भी है, ठीक है हमारे मीडिया में हॉक्स भी है और डव्स तो शायद नहीं है, लेकिन हॉक्स इतने नहीं है जैसे हिंदुस्तान में नजर आते हैं। मैंने वैसे आपकी हिंदुस्तान में तो इतने ज्यादा हॉक्स हो गए। ठीक जी, ठीक, बहुत शुक्रिया कसूरी साहब आपका। और जिस तरह से कसूरी साहब से भी बात हो रही है, लेकिन इन दोनों ममालिक को जरूर देखना है कि आखिर आइंदा के 71 साल किस तरह से गुजारने हैं। प्रोग्राम में वक्त हो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। महकमे सेहत सिंध के अंदर जो शोबा केमिकल्स है, केमिकल एग्जामिनेशन, उसके कुछ सूरत हाल थी और किस तरह से मैनुअली काम हो रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लेकिन वहाँ पर अभी भी यही सूरत हाल है कि अल्कोहल या कोई चीज़ हो तो चख के बताया जाता है कि हाँ ये अल्कोहल है या नहीं है। तो इस तरह से टेस्ट हो रहे हैं। अब साइंसी बुनियादों पर तो बात चल नहीं रही, लेकिन अब सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ पर डायरेक्टर भी तैनात नहीं है। जब डायरेक्टर तैनात नहीं है तो फिर ऐसे ही होगा। अब ये सूरत हाल है कि 13 मुलाजिमीन को दीगर अजला में डिप्यूट भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी बात नहीं बन पाई। क्या सूरत हाल है वहाँ पर, ऐसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रिंद हमारे साथ होंगे और हमें ज्वाइन करेंगे फिरदौस शबीर साहब। इब्राहिम रिंद, पहले आपसे जानते हैं, ये बताइएगा कि लोगों को भेजा गया, लेकिन वहाँ पर चूँकि डायरेक्टर नहीं है तो इत्तलात ये भी है कि वहाँ पर जो केमिकल्स चेक करने के लिए आती हैं चीज़ें, शराब वगैरह या चर्स वगैरह दीगर चीज़ें मनशियात की, तो उसको बेचने का भी इंकशाफ हुआ है। तो क्या इत्तलात है आपके पास इस बारे में? जी देखें, बिल्कुल महकमा सेहत सिंध का ये बहुत ही अहम शोबा है, जो कि कराची में किसी किस्म की कोई कत्ल वारदात या कोई दीगर मेडिको लीगल होते हैं या कोई शराब बरामद होती है, गुटखा या चर्स बरामद होती हैं, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर इसके नमूने जो वो शोबा केमिकल एग्जामिनेशन में लाए जाते हैं। जैसा कि शर्जील मेमन का भी केस था, तो उसी केस के ऊपर ये डॉक्टर जाहिद अंसारी वहाँ पे उस टाइम डायरेक्टर थे। ये एक ही दिन में रिपोर्ट बनाने पे डॉक्टर जाहिद अंसारी को तकरीबन 3 माह कबल जो है वो ओहदे से हटा दिया गया था। उसके बाद से अब तक इस डिपार्टमेंट में कोई डायरेक्टर बाकायदा तैनात नहीं हो सका, और इस 3 महीने के दौरान तकरीबन 2000 से ज़्यादा जो केसेस हैं वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, क्योंकि अदालती केसेस होते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल सकता मुतासरीन को। और इस 3 महीने के दौरान जितने भी केसेस जमा हुए हैं, जिसमें शराब की बोतलें या नर्स चर्स नशा और जो दीगर जो चीज़ें वो जमा होती रही हैं, जिस पर जो वहाँ के चौकीदार हैं, नायब कासिद हैं, क्लर्क हैं और दीगर जो स्टाफ है वो रात को वहाँ से कुछ चीज़ें निकाल के बेचने का इंकशाफ हुआ था, जिसकी शिकायत जो है
मुलाजमीन ने अपने महकमा सेहत सिंध को दी, तो जिस पर वज़ीर सेहत तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने तकरीबन 13 मुलाजमीन को ट्रांसफ़र कर दिया है हैदराबाद और दीगर अजला में, कराची के मुख्तलिफ अजला में भी उनको ट्रांसफ़र कर दिया कि सज़ा के तौर पे। लेकिन जो इससे भी बड़े इनके आला अफसरान हैं जिसमें सीनियर कलर लेकिन बात लोग इब्राहिम बन नहीं पाई। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर 24 नवंबर को एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था डॉक्टर अनवर साहब जो कि जरा अस्पताल में होते हैं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि वो यहाँ पर डायरेक्टर के ओहदा नहीं संभालेंगे। तो ये क्या प्रैक्टिस है? अगर गवर्नमेंट जो है या सिंध डिपार्टमेंट जो है वो किसी को रिकमेंड करता है और वो इनकार कर दे, तो इस तरह से कैसे चलेगी गवर्नेंस? जी मेरे ख्याल से देखिए, बुनियादी तौर पे सिंध गवर्नमेंट के ये मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। लोग एक जगह पे सर्व करने से क्यों इनकार करते हैं, उसमें एक वजह तो ये होती है कि ऊपर के जो वज़रा हैं या जो ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो उनसे जो पैसे मांग रहे होते हैं वो देने को तैयार नहीं होते और वो जिम्मेदारी और आजकल के दौर में ख़ासतौर पर बहुत ख़तरा महसूस करते हैं तो इनकार कर देते हैं। ट्रांसपेरेंसी है नहीं। दूसरी चीज़ हम कहते आ रहे हैं कि केडर वाइज करने चाहिए कि आपको एक डिपार्टमेंट के अंदर टेन्योर पोस्टिंग होनी चाहिए। यहाँ पोस्टिंग्स की जब टेन्योर नहीं होती तो आज आप 1 महीने के लिए लगाते हैं, फिर 2 महीने बाद तब्दील कर देते हैं। आप जाइए सिंध गवर्नमेंट के जितने सेक्रेटरीज हैं, जरा जाके बोर्ड तो देखिए, सबने बोर्ड के ऊपर नाम आपको नजर आएंगे 3-3 महीने की पोस्टिंग। और ये मैं कोई छोटे मोटे वाली बात नहीं कर रहा, मैं सेक्रेटरीज की बात कर रहा हूँ जो कि हुकूमत को चलाने वाले। आप सेक्रेटरी SNG&D पे चले जाइए, 3 सेक्रेटरीज हैं वहाँ, तीनों जो है वो सेक्रेटरी फाइनेंस देख लीजिए, लास्ट 2 सेक्रेटरी फाइनेंसेस हैव नॉट सर्व मोर देन 3 मंथ। इसी तरह आप जो डिपार्टमेंट को देखते जाएंगे आप देखेंगे कि बेतहाशा। लेकिन शाहजी सॉल्यूशन क्या है? हर चीज का कोई ना कोई मसले का हल तो होता है। इससे मसला ये कि जो अदालती प्रोसीडिंग है वो रुकी होती है। सर सोल्यूशन जो है वो पार्टली आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पार्टली हम लोग करवा रहे हैं। वी आर कॉलिंग आउट ऑल दीज इश्यूज कि जी गुड गवर्नेंस लाई जाए इस शोबे में, और इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब की भी जवाबदेही होनी चाहिए, कंसर्न मिनिस्टर्स की भी होनी चाहिए कि तमाम वैकेंसी जब तक फुलफिल नहीं होगी कोई गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर सकती। हम भी प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, मीडिया भी प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, आवाम से भी ये कि खत लिखे, जहां जहां उन्हें वैकेंसी नजर आती है हमें बताएं, हम इस मौजू को उठाएंगे और हम आगे इसके ऊपर आवाज भी। लेकिन नकवी साहब मसला तो ये है कि जब अगर बात करती है या फेडरेशन बात करती है तो 18वीं तरमीम भी खतरे में पड़ जाती है, कुछ ऐसे भी है बातें। जी मैं फेडरेशन नहीं हूँ, मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हूँ इन सिंध असेंबली, मेरे फराइज में है जी। लेकिन मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हूँ सिंध असेंबली में, और सिंध असेंबली की ऑपोजिशन का ये काम है कि जहां जहां हमें ट्रेजरी के कामों में कोई कमी नजर आए हम उसकी निशानदेही करें। आपके मीडिया के, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कि वो मुझे जहां कोई ऐसी मुश्किलात नजर आ रही हो वो मुझे करें, हम असेंबली के फ्लोर पे भी उठाएंगे, मीडिया में भी उठाएंगे बात को। लेकिन शाह साहब अब ये बताएगा कि असेंबली के फ्लोर पे आप किस तरह से कन्विंस अब तक कर पाए हैं या आगे क्या प्लानिंग है इस तरह के मामलात में? अभी शर्जील मेमन का वाक़या भी आपके सामने है, 3 महीने पहले की बात है, तो उसके बाद से अभी तक कोई वहाँ पर डायरेक्टर नहीं है। अब आप क्या समझते हैं, क्या ऐसी भी वजूहात हैं कि हर कोई अपनी इज्जत बचाना चाहता है कि नहीं भाई हमारे साथ ऐसा ना हो, कुछ ऐसे भी होता है बात? देखिए इस वक्त जो माहौल है उसके अंदर मैं कुल्ली तौर पर सिर्फ ये कहूँ कि सिंध गवर्नमेंट का इशू है वो नहीं है। जिस तरीके से हम लोग अपने टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स को ट्रीट करते रहे हैं, मैं अदालतों से भी दरख्वास्त करूंगा कि ये लोग भी रिस्पेक्टेबल लोग हैं ये लोग भी पेशेवराना कुछ ना कुछ महारत रखते हैं, कुछ तजर्बा रखते हैं, कुछ इनके भी सफ़ेद बाल हैं, कुछ इनकी भी आवाम में इज्जत है। अगर आप उनको जिस तरीके से जो रवैया नज़र आता है कई दफ़ा अदालतों में, उसमें लगता है कि ये चपड़ासी से भी शायद किसी निचली पोस्ट में, और हर शख्स जो अदालत में पेश किया जा रहा है वो नाअहल है या चोर है। मेरे ख्याल से ये एहसास अदालतों को नहीं देना चाहिए। अदालतों को चाहिए ख़ासतौर पे सीनियर जजेस को कि वो उन लोगों को उनके ओहदों के लिहाज से या इंसान की बहैसियत इंसान ट्रीट करें।
अगर आप लोगों को इस तरह ट्रीट करेंगे तो ऐसे तमाम महकमे जहां जवाबदेही ज़्यादा होती है या कोर्ट में ज़्यादा जाना होता है, वहां लोग वो ओहदे नहीं लेंगे। और मैं समझता हूं हर इज्जतदार आदमी जो है वो अपनी इज्जत की हिफाजत करना चाहता है। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब और इब्राहिम रिंद आप दोनों का। और अब कुछ बात करते हैं ग्रीन पाकिस्तान क्लीन पाकिस्तान, लेकिन उस पर कुल्हाड़ी। सौर प्लान में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान में शामिल है और इसके लिए तगदो की जा रही है। हर तरफ दरख्त लगाए जा रहे, करब से ज़्यादा दरख्त है, लेकिन अगर उसमें टिम्बर माफिया को तक़वियत दी जाए तो ये ऐसे ही है, आगे दौड़ पीछे छोड़। जी हाँ, बक्कर की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर तकरीबन 15,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पे जंगलात हैं, लेकिन वो टिम्बर माफिया के रहमो करम पर है। कुछ मनाजिर भी आप देख रहे हैं जिसमें अब वो जंगल कहीं दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ एक दूर उफ्तादा एक चटियल मैदान है और जिसका सफाया कर दिया है इस टिम्बर माफिया ने। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि आखिर फॉरेस्ट गार्ड ऑफिसर कहाँ है, तमाम तर अमला कहाँ है जो इस पे तैनात किया गया है। हमारे साथ असलम बलोच हैं और तजम्मुल चुग भी हमें इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ही रहेंगे, जो कि डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। सबसे पहले बलोच साहब, आप ये बताइएगा कि अब क्या सूरत हाल है, कितने अरसे से ये धंधा चल रहा है टिम्बर माफिया का और क्या अभी तक कोई रोकथाम भी हुई? जी बिल्कुल, ये बखर का इलाका 15,000 ज़ायद एकड़ पर जंगलात जो है जंगलात मुश्तमिल है और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि नहरों के साथ सैकड़ों किलोमीटर नहरें हैं और इसके साथ सड़कात हैं, उनके किनारे भी जंगलात के जो है वो काफी दरख्त पाए जाते हैं। और गुज़श्ता जो है 4 सालों से टिम्बर माफिया का राज है। टिम्बर माफिया अदीमा की तरह जो है जंगलात को काट रहा है और विरोध कर रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि महकमा जो है अपना रोना रो रहा है और उनके पास कोई हथियार नहीं और फॉरेस्ट गार्डों के पास असला नहीं और ना ही कोई काश्त के लिए गाड़ियां हैं जो इस तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकें। लेकिन टिम्बर माफिया जो है उनको लगाम नहीं दी जा रही। टिम्बर माफिया जो है आए रोज लूट को छूट करके और जो है वो नुकसान कर रहा है जंगलात का जो है वो करोड़ों का नुकसान हो चुका है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान में पंजाब का ये वह जिला बखर है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला शामिल है। इसमें जो है 2 करोड़ से 3 करोड़ जो है हर साल जो है इसका रेवेन्यू दिया जाता है और इसके साथ साथ करोड़ों रुपए जो है इसके जो है वो लकड़ी यहाँ पर चोरी हो रही है, वो भी बड़ी हैरान की बात है। असलम साथ रहेगा तजम्मुल चुगताई साहब, आपने भी बात सुनी बलोच साहब की। सर ये बताइएगा कि ठीक है चले फंड्स का गिला शिकवा रहता है, रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन अपने ताई अब तक कितनी आपने कार्रवाइयाँ की हैं, जरा ये बताइएगा प्लीज। हमारे पास इधर 4 तहसीलें हैं, 4 तहसीलों में तकरीबन 3,500 केसेस जो है वो हमने प्रोसिक्यूट किए हुए हैं। अच्छा जी, तो इसी तरह 30 FIRs हैं इस साल जो हमने मुख्तलिफ लोगों पे करवाई हैं। टिम्बर माफिया के काफी सारे। चुगताई साहब, ऑन द स्पॉट में पकड़ने का कोई आपके पास मैकेनिज्म है? चूंकि गाड़ियों वगैरह की कमी है आपके पास, वेपन्स वगैरह भी आप कहते हैं कि नहीं है, लेकिन चूंकि आपका डिपार्टमेंट है, जाहिर है आप लोगों ने काम तो करना है, तो आपके पास मशीनरी पूरी है कि आप ऑन द स्पॉट में जाके रोक सकें? जितने हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमने अपनी टीमें बनाई हुई हैं जो रात को वो पेट्रोलिंग करते हैं, तो काफी हद तक इधर कंट्रोल किया हमने। हाँ जी, ठीक, बहुत शुक्रिया। चुगताई साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और असलम बलोच हमारे साथ मौजूद थे, इस बारे में हमें बता रहे थे। अब कुछ बहावलपुर की बात करते हैं। शहर पुराना है, स्टेडियम उससे भी पुराना है। जी, तो बहावलपुर एक जनूबी पंजाब का एक तारीखी शहर समझा जाता है और वहाँ पर एक तारीखी कदीमी कह लें कि एक स्टेडियम है। वैसे वो इतना पुराना है नहीं, लेकिन इसकी हालत इज़हार देखकर लगता ये है कि शायद मोहनजोदड़ो से भी पुराना है। खस्ता हाली का शिकार है। आज से 65 साल पहले ये स्टेडियम बनाया गया और ये एक अपनी तारीख रखता है। 1951 में जो पहला टेस्ट मैच हुआ था वो यहाँ पर था। बहुत सी इंटरनेशनल क्रिकेट जब यहाँ पर बहाल थी तो यहाँ पर मैचेस भी हो चुके हैं। अमजद अवान हमारे साथ मौजूद हैं और इस पर बात करने के लिए मकसूद हसन साहब DSO बहावलपुर भी साथ ही मौजूद हैं। सबसे पहले अमजद अवान, पहले ये बताएगा कि कितने अरसे से यहाँ पर कोई देखभाल नहीं हो रही?
बिल्कुल, मैं दानिश इसको आपको इस तरीके से बताता चलूं कि इसकी तारीखी हैसियत थोड़ी सी आपको बताऊंगा, फिर इसका जो टूट फूट है वो भी आपको बताऊंगा, फिर इसके अलावा यहाँ जो फायदे हो सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। सूरत हाल ये है कि ये एक तारीखी ग्राउंड है और 1951 में पहला टेस्ट मैच हुआ, फिर 1956 में यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का टेस्ट जो है वो यहाँ पर हुआ। इसके अलावा न्यूजीलैंड, श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान जो है यहाँ पर खेल चुके हैं। दूसरे ममालिक की टीमें भी यहाँ पर खेल चुकी हैं, उनके मैचेस हुए हैं। इसके अलावा लेकिन अब इस इतना तारीखी स्टेडियम की अब क्यों नहीं देखभाल हो रही, ये जरा हमें बताइए। सूरत हाल ये है कि 65 साल का अरसा गुजर चुका है। ये सूरत हाल है कि इस वक्त टूट फूट का शिकार है। इसकी जो बिल्डिंग है मेन पवेलियन की, वो खतरनाक करार दी जा चुकी है क्योंकि वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है और मुद्दत पूरी कर चुकी है। मकसूद हसन साहब ये बताएगा, आप डीएसओ हैं, सर ये बताएगा कि उसकी देखभाल क्यों नहीं हो रही? कल को अब तो माशाल्लाह हमारे पास क्रिकेट बहाल हो रही है, PSL 4 भी शुरू हो रहा है, तो तैयार कीजिए ना बहावलपुर के स्टेडियम को, हो सकता है अगला मैच वहां पर भी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको पहले तो ये बताऊं कि ये ड्रिंक स्टेडियम एक पूरा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है। इसमें सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, इसमें बहुत सारे हमारे पास खेले मौजूद हैं। स्विमिंग पूल है, स्क्वाश कम्प्लेक्स है, टेनिस कोर्ट है, हमारे पास एथलेटिक ट्रैक है, जिम्नेजियम है, लाइब्रेरी है, हॉस्टल है। ये सारे ऑपरेशनल है। इसमें सिर्फ एक क्रिकेट ग्राउंड का जो मेन पवेलियन है वो 1951 में बना था। जी क्रिकेट भी ऑपरेशनल है। इसका ग्राउंड बेहतरीन है। इसकी 9 पिचे हैं, जो मेरे ख्याल बहुत कम ग्राउंडों में कि 9 पिचे। अच्छा, ये अमजद साहब आप जरा बताएगा, मकसूद हसन साहब तो ये कह रहे हैं कि सब बेहतरीन है, पिचेस का ऑपरेशनल है क्रिकेट स्टेडियम। तो सर ये उसके हवाले से बता रहे हैं, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स है। इस तरीके से सिर्फ एक पिच इसके सामने जो नुमाया है। सूरत हाल ये है कि यहाँ पर फ्लड लाइटें ही नहीं लगी गई और जो जंगला लगा हुआ है वो भी इस वक्त टूट फूट का शिकार है। पवेलियन की क्या सूरत हाल है? हो चुका है पवेलियन। मैं यही बताना चाहता था आपको कि ग्राउंड इसका बिल्कुल ठीक है। इसकी जो बिल्डिंग है वो चूंकि उसको 67 साल हो गया, 68 साल तकरीबन उसको हो चले हैं। उसकी रिपेयर 2009 में हुई थी। पिछले साल को जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, सालाना तरक्याती प्रोग्राम पंजाब गवर्नमेंट का, उसमें भी ये रखा गया था कि इसको रिपेयर होगी, इसकी फ्लड लाइट्स लगेंगी, लेकिन बदकिस्मती से वो उसको फंड जारी नहीं किए गए पिछले साल। तो इसलिए इसकी जो बिल्डिंग है वो मकदूजा अब हमने लिख दिया है। कमिश्नर साहब ने भी इसको टेक ओवर किया हुआ है। कमिश्नर साहब ने रिसेंटली एक सेक्रेटरी स्पोर्ट्स को खत लिखा है कि इसकी जो बिल्डिंग है इसको गिरा के नहीं बनाई जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया मकसूद हसन साहब और अमजद। अब आप दोनों का आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। दानिश हुसैन को अपनी टीम के हमरा इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।